चलिए, आज बहुत दिनों के बाद मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग का बार-बार कमेंट्स आ रहा था कि कुछ बताया जाए। 15 दिनों से मैं थोड़ा-सा फ़ीवर था, मैं बना नहीं पा रहा था वीडियो। आज मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है, वो हॉस्पिटल के अंदर रेडियोग्राफ़र का क्या ज़िम्मेवारी होता है, क्या-क्या उनका दायित्व होता है, उसके बारे में मैं आपको आज वीडियो बना रहा हूँ। और आप इसको नोट करते जाइएगा। पहला तो टॉपिक है हॉस्पिटल प्रैक्टिस एंड प्रोटेक्शन, रेडिएशन प्रोटेक्शन। हॉस्पिटल प्रैक्टिस एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल जो होता है, हॉस्पिटल के अंदर जो रेडियोग्राफर होते हैं, जो रेडियोलॉजी में वर्क करते हैं रेडियोग्राफर, उनका क्या क्या दायित्व बनता है, पेशेंट से कैसे बात करना है, क्या क्या उनका लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसके बारे में मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ और आप उसको नोट करते जाइएगा। और इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आते हैं, आपका सिलेबस में है, सिलेबस से बाहर मैं नहीं बता रहा हूँ। तो आप देखिए इसमें रेडिएशन प्रोटेक्शन में क्वेश्चन 1, जैसे पहला क्वेश्चन है कि रेडियोग्राफर से ही है पहला क्वेश्चन। तो रेडियोग्राफर हैज got the following responsibility, got the following responsibility। ये आपका क्वेश्चन है। एक जो रेडियोग्राफर होते हैं, जो एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, तो उनका एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, क्या क्या जिम्मेवारियां होती है रेडियोग्राफर का। तो उस जिम्मेवारियां के बारे में आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। आंसर जो रहेगा ऑप्शन के हिसाब से आपको ऑप्शन में बताना पड़ेगा। मैं तो बता दूंगा आंसर, आप लोग देख लीजिएगा। तो रेडियोग्राफर हैज गॉट फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहला तो इसका जो पहला ऑप्शन आपका रहेगा, एक क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, पहला हो गया क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन 2। दूसरा जो हो गया ऑप्शन जो है आपका इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इथिकल। मैं सारा के बारे में आपको बताऊंगा, क्या क्या है वो एक्सप्लेन करूंगा, फिर आंसर बताऊंगा। इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन 3 जो होता है, 3 है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऑप्शन 4 जो हो गया ऑल ऑफ दीज। देखिए क्वेश्चन जो आपके पास है, पहले देख लीजिए बढ़िया से क्वेश्चन। एक रेडियोग्राफर जो होता है वो हॉस्पिटल के अंदर जब रेडियोग्राफर वर्क करता है, वर्क पैलेस पे, उसकी क्या क्या जिम्मेवारियां होती है। एक रेडियोग्राफर का वर्क पैलेस पे, अपना वर्क पैलेस पे क्या क्या जिम्मेवारियां होती है। ऑप्शन पहला ऑप्शन जो है क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, तो क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है कि अगर आप एक रेडियोग्राफर हैं, तो किसी पेशेंट को आप अगर बेड पर लेटा दिए हैं, तो जब तक उसका स्कैन पूरा नहीं होता है, तब तक वो पूरी तरह आपकी जिम्मेवारियां हैं। आपकी जिम्मेवारी क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हो गया आपको कि पेशेंट को कभी कभी नौजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, एक्सरे रूम में घुसने के कारण उसको कभी कभी सफोकेशन होता है, मतलब घुटन जैसा लगता है कि हम कहाँ आ गए, क्योंकि लोग को नॉलेज का अभाव है, रेडिएशन है। तो रेडिएशन से लोग डरते हैं कि एक बाहर में जो अफवाह फैली हुई है कि रेडिएशन है, रेडिएशन वाले लोग मतलब बहुत तरह से अफवाह है कि रेडिएशन से दूर रहना चाहिए, कैंसर हो जाता है, मतलब वो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी हो जाती है, मतलब बहुत तरह के अफवाह है रेडिएशन के प्रति जो बाहर में। तो उस अफवाह के चलते हमारे जो पब्लिक आते हैं उनको नॉलेज की अभाव है। तो एक रेडियोग्राफर की जिम्मेवारियां क्या होती है, वो उनको बताना होता है कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई ये नहीं है, आपका एक स्कैन होगा, आपको किसी तरह का परेशानी नहीं। तो क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो आ जाती है कि मतलब उनको एक ढांढस देना है, मतलब एक विश्वास दिलाना है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए एक रेडियोग्राफी रूम में कोई पेशेंट है, अगर उस पेशेंट को किसी तरह से फिट हो गया है या कंट्रास्ट दिए, इंजेक्ट किए, इंजेक्ट जैसी सिस्टर इंजेक्ट की पेशेंट को,
सीजर आने लगा, फिट होने लगा, होता है कभी-कभी 100 पेशेंट में 1-2 पेशेंट का फिट होगा, तो उनको आपको किस तरह उस समय सिचुएशन में आपके साथ डॉक्टर नहीं है, तो आपको उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है? उनको बोलना है कि कुछ नहीं, थोड़ा-सा लगता है, वोमिटिंग लग रहा है, मतलब वो क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, मतलब जो आपको क्लिनिकल लेवल पे, मेडिकल लेवल पे हैंडल करना है। फर्स्ट हो गया। दूसरी जो ऑप्शन है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिक्स क्या होता है? एथिक्स एथिक्स मतलब आपका जो ईमानदार, आप एक अपने ड्यूटी के प्रति कितना ईमानदार हैं, मतलब जो चीज़ आप बोल रहे हैं उसके प्रति आप कितना ज़िम्मेवार हैं। मान लीजिए हम किसी पेशेंट को बोल रहे हैं, कुछ होता नहीं, हवाबाजी नहीं करना होता है इसमें। क्या होता है कि हम कोई पेशेंट को बोल रहे हैं कि आप बैठिए, आप लेटिए, आपका मैं अभी कर रहा हूँ। आपको लेट डाल के उनको पूरी तरह से लेट सीट डालिए। कैनुला अगर सिस्टर लगा रही हैं तो कैनुला को प्रॉपर सलाइन चेक कीजिए, प्रॉपर उसमें इंजेक्टर से सलाइन चेक कीजिए। अगर कोई पेशेंट का एक्स-रे आप कर रहे हैं तो उनको पूरी तरह से प्रॉपर पोजिशनिंग करवाइए, रेस्पिरेटरी मतलब साँस रोकवाइए और मतलब पूरी तरह से ईमानदार रहिए। ड्यूटी के प्रति क्या है कि ड्यूटी के प्रति ये नहीं कि आप बैठे हुए हैं और पता चला कि आपका कोई वार्ड बॉय कर रहा है या फिर कोई भी थर्ड पर्सन जो टेक्निकल पर्सन नहीं है, मतलब नॉन टेक्निकल पर्सन जो एक्सपर्ट नहीं है एक्स-रे का या फिर सीटी का या एमआरआई का, वो कर रहा है स्कैन, तो ये आपका एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है कि आप जो इसका प्रोफेशनल मतलब जो ऑपरेटर है वही करे इसका मतलब स्कैन जो है इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी में वही है कि आप ड्यूटी के प्रति ईमानदार हो, मतलब किसी और के थ्रू आप एक्सरे मत करवाइए। मतलब जो भी टेक्निकल पर्सन है जो एक्सपर्ट है इसका वही एक्सरे करे, तो इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गया। मतलब आप ईमानदार रहिए अपने ड्यूटी के प्रति ईमानदारी से, जो इसके स्पेशलाइजेशन वाले जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वही एक्सरे करे, तो इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गया। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड ऑप्शन है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल मतलब क्या हो गया कि जो स्कैन कर रहे हैं वो पूरी तरह से जिम्मेवार रहेंगे कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि यह स्कैन मेरे सामने हुआ है, तो मतलब स्कैन हो रहा है तो उनमें पूरा प्रॉपर साइन करें, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करें, डेट डालें, अपना सिग्नेचर करें, तो ये हो गया लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब वो आपको एक रेडियोग्राफर का मुख्य काम होता है कि लीगल रिस्पॉन्स जो स्कैन कर रहे हैं उनका अपना नाम लिखें स्कैन के बारे में कि मैं स्कैन कर रहा हूँ, डेट दे, ताकि कुछ भी हो तो जिम्मेवारी वो ले कि मैं इसका स्कैन मैंने किया है। कुछ भी अगर इसके प्रति अगर कुछ अगर कमियां रहती हैं या फिर इसका ये है तो उसका जिम्मेवारी वो ले कि मैं क्या हूँ। ऑप्शन डी आपका ऑल ऑफ दी, ये चारों रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका ऑप्शन डी होगा। आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। ये मतलब चारों होगा। एक क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक रेडियोग्राफर को आना चाहिए, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आना चाहिए, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आना चाहिए। तो ये तीनों जो होगा तभी वो रेडियोग्राफर कहलाएगा। ये आपका क्वेश्चन है, सतीश भार्गवा में क्वेश्चन है, रेडियोग्राफर हैज गॉट फ्लोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ जाएगा। कोई भी एग्जाम में आएगा ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो ये आप देख लीजिए ऑप्शन, ये ऑप्शन आप याद कर लीजिए, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा। चलिए अब इसको मैं क्लीन करता हूँ, फिर आगे मैं दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। चलिए इसको मैं अब क्लीन कर रहा हूँ। चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन इस पे आपको बताना जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेडियोग्राफर। मतलब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक रेडियोग्राफर का मुख्य मतलब जिम्मेवारियां क्या है उसके बारे में आपको सही आंसर अभी जो मैं बताया हूं उसके बारे में आपको सही आंसर इसमें आपको देना है। ऑप्शन भी आपको हम दे रहा हूं। ऑप्शन ए जो है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है रेडियोग्राफर का, तो ये आपका पहला नोट टू डिस्क्लोज
एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट, ऑप्शन ए हो गया नोट टू डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट। ऑप्शन बी जो हो गया आपको, ऑप्शन बी always has female attendant due to scan फीमेल पेशेंट। ऑप्शन बी हो गया, मतलब ऑप्शन बी क्या बोल रहा है समझ रहे क्वेश्चन, ऑलवेज है, जब भी आप स्कैन कर रहे हो, अगर किसी महिला का स्कैन कर रहे हो, एक्सरे कर रहे हो, सीटी कर रहे हो, तो आप एक फीमेल अटेंडेंट उनके साथ रखिए, उनको लेट सीट डाल दीजिए, कर दीजिए, मतलब वो आपको फीमेल अटेंडेंट रखना है। तीसरा ऑप्शन जो आपको मैं सी डाल रहा हूं, ऑलवेज हैज इमरजेंसी ड्रग्स। राइटिंग मेरा ऐसे ही रहेगा, राइटिंग थोड़ा सा वो क्या है कि लिखने में क्योंकि मेरा प्रैक्टिस है नहीं ना, तो राइटिंग थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ। ऑलवेज हैज इमरजेंसी ड्रग, जब स्कैन जहां होता है वहां पे इमरजेंसी ड्रग्स में, जैसे इमरजेंसी ड्रग्स जो है एबिल डेक्सोना, इमरजेंसी ड्रग्स के रूप में एबिल डेक्सोना हमेशा रहना चाहिए। ऑलवेज हैज इमरजेंसी ड्रग्स। ऑप्शन डी जो हो गया, जो चौथा ऑप्शन है, ये आपको ऑल एबव। देखिए ये आपको पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अभी मैं रेडियोग्राफर का रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले मैं बताया, उससे आपको एक क्वेश्चन में पूरी तरह से मैच कर रहा है। मैच क्या कर रहा है कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेडियोग्राफर, लीगल मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रेडियोग्राफर का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है अपने वर्क पैलेस पे क्या क्या उनको होना चाहिए, क्या क्या उनके पास रहना चाहिए, मतलब क्या क्या जब स्कैन करते समय उनको क्या क्या बातों को ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में। तो ये आप क्वेश्चन पूरी तरह से समझ गए होंगे और इसका आंसर भी आप पूरी तरह से आप लोग को आ गया होगा। चलिए मैं इसको आंसर बता दे रहा हूं आपको, पहले तो समझा दे रहा हूं। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेडियोग्राफर, पहला ऑप्शन जो है नॉट टू डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट। मैं आपको इसका उदाहरण स्वरूप बता दे रहा हूं, किसी पेशेंट को अगर एचआईवी हुआ है, एड्स है, निमोनिया है या टीबी है, तो उनका रिपोर्ट उनको डिस्क्लोज नहीं करना है। जैसे आप जब स्कैन करते होंगे तो आपसे बहुत सारे पेशेंट पूछने आते होंगे कि सर मेरा रिपोर्ट में क्या है, पैर टूट गया क्या, हाथ टूट गया क्या, तो ये सब आप मतलब डायरेक्ट पूछते हैं। तो कभी भी अटेंडेंट से भूल के भी उनका कोई इन्फॉर्मेशन, एनी इन्फॉर्मेशन, देख रहे हैं मैं मार्क किया हूँ, उनका इन्फॉर्मेशन उनको पेशेंट को नहीं बताना है। पहला ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका याद रखिएगा, ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक रेडियोग्राफर का लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई इन्फॉर्मेशन हो लीक पेशेंट के न करें। मतलब पेशेंट का अटेंडेंट को कोई भी, जो आपका टेक्निकल पर्सन, जो मेडिकल का, जो आपका टीम का पार्ट, टीम में जो ना हो, जैसे आपके सीनियर अगर कोई पूछ रहे हैं, कोई डिस्कस कर रहे हैं तो अलग मैटर है, बट पेशेंट से, अटेंडेंट से कोई भी उनका इन्फॉर्मेशन लीक न करना है। ऑप्शन बी जो हो गया, ऑलवेज हैज फीमेल अटेंडेंट टू ड्यू टू स्कैन फीमेल पेशेंट। किसी महिला का, आप जो भी फीमेल को आप स्कैन कर रहे हैं तो उस दौरान कृपया करके अकेले उनका स्कैन न करें, उनके साथ एक फीमेल, क्योंकि वो असहज महसूस करती हैं। बहुत फीमेल होती हैं जो अनकंफर्ट फील करती हैं, अगर वो इनका एक्सरे रूम में ले गए चाहे सीटी स्कैन रूम में, तो वो अनकंफर्ट फील ना करें, उसके लिए उनको एक फीमेल अटेंडेंट, उनका भी कंफर्टेबल के लिए, अपना कंफर्ट के लिए भी, किसी तरह को उनको दिक्कत ना हो, एक फीमेल अटेंडेंट से अपना भी सेफ्टी होता है। ऑलवेज है फीमेल अटेंडेंट ड्यू टू स्कैन, फीमेल का स्कैनिंग के समय एक फीमेल अटेंडेंट रखना अनिवार्य है, ये रेडियोग्राफर का लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी आप याद रखिएगा। तीसरा हो गया ऑलवेज है इमरजेंसी ड्रग्स। हाँ, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तीसरा क्या होगा, क्लिनिकली, जो मैं बोला था आपको कि इससे पहले वाला क्वेश्चन में, कि अगर किसी को वोमिटिंग होने लगा, सीजर होने लगा, बार बार फिट होने लग रहा है, पेशेंट मिर्गी हो गया, किसी तरह का वोमिटिंग टेंडेंसी है, पेशेंट बेहोश हो रहा है, तो उस कंडीशन में ऑलवेज इमरजेंसी ड्रग्स आपको खुद नहीं देना है। आप अपने सीनियर को बोलिएगा कि सर ऐसा ऐसा घटना हो गया, तो वो बोलेंगे एबिल लगा दो जी, डेक्सोना लगा दो, तो जो नर्सिंग स्टाफ आपके साथ रहेगी वो नर्सिंग स्टाफ को
आप एज ए कंसल्टेंट को ऑन, जब तक वो नहीं आ जाते हैं तब तक आप इमरजेंसी जब बात कराइएगा कॉल पे कि सर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो वो आपको उनके उनके उम, उनके एडवाइस में, उनके सलाह से वो ऑन कॉल इंजेक्शन लगा सकती है, क्योंकि इंजेक्शन देने का ऑथराइज डॉक्टर और नर्सिंग को है। तो वो आप वहाँ पे आपको रहना है, सामने सब पर जितना भी ये प्रक्रिया हो रही है तो उसमें आपको इन्वॉल्व रहना है, और आपको ये करना है कि हमेशा वो इमरजेंसी ड्रग्स है कि नहीं, वो इमरजेंसी ड्रग्स को कहाँ रखा जाता है, वो ये आप लोग बता सकते हैं कि इमरजेंसी ड्रग्स जो होता है हमारा एक्सरे रूम या सीटी स्कैन रूम में कहाँ रखा जाता है। तो इमरजेंसी ड्रग्स जो कंसोल एरिया होता है वहीं पे इमरजेंसी ड्रग्स रखा जाता है। उसमें क्या है, इमरजेंसी ड्रग जो गायंट्री रूम होता है उसमें अगर एक्सरे है तो एक्सरे में चीजें अलग से रखती है, इमरजेंसी ड्रग्स रखती है। इमरजेंसी ड्रग्स में क्या होता है कि जैसे एविल हो गया, डेक्सोना हो गया, एडीआर हो गया, नॉन एडीआर हो गया। एडीआर मतलब हर तरह से जिस टाइप का ये होगा, बीपी हो गया तो नोराड वगैरह सारा कुछ हम लोग रखते हैं इमरजेंसी ड्रग्स के रूप में, तो वो इमरजेंसी ड्रग्स हो गया। इमरजेंसी ड्रग्स में मतलब क्या हो गया, वो इसलिए रखते हैं ताकि पेशेंट कुछ हो रहा है तो तुरंत मतलब लोड करके अपना डॉक्टर को दिया जा सकता है। तो इमरजेंसी ड्रग्स को डेली चेक किया जाता है कि कोई एक्सपायरी तो नहीं हो रहा है, एक्सपायरी नहीं होना चाहिए, तो इमरजेंसी ड्रग्स को हम लोग डेली चेक करते हैं। चलिए आप समझ गए, पूरी तरह से क्वेश्चन समझ गए। तो दो क्वेश्चन आपको मैं बता दिया, दोनों क्वेश्चन आप बता दिए, अब इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। इसका सही आंसर हो गया, सही आंसर में नहीं बताया ऑल ऑफ दीज, ये तीनों आपकी जिम्मेवारी होना चाहिए। इसका राइट आंसर डी हो गया, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। चलिए दो क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लिखने के लिए तैयार रहिए। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। सर विलियम कनार्ड रोंटजन, कनार्ड रोंटजन डिस्कवर एक्सरे, एक्सरे का खोज कब की? देखिए सबको आना चाहिए, ठीक है। इसका मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहा हूँ, 8 नवंबर 1895। ये सबको आना चाहिए, क्योंकि ये जो भी बच्चे हैं एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं, रेडियोग्राफर का कर रहे हैं, उन सबको आना चाहिए कि एक्सरे का खोज जो हमारा हुआ है 8 नवंबर 1895 को रोंटेजन सर किए थे। ये आपका जर्मन का रहने वाले थे, जर्मन का, जर्मन फिजिक्स, फिजिक्स के क्षेत्र में थे, जर्मन, इनको नोबेल में मिला था। मैं सारा अभी लिखवाऊंगा आपको, तो ये आप याद रखिएगा, ये सबको आना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये किसी भी बच्चे को ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। 8 नवंबर 1895 हमारा एक रेडियोलॉजी दिवस भी मनाया जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है अगला, नॉन स्टोटिक्स, नॉन STOCHIC, नॉन स्टोटिक्स effect of radiation are related to, non-static effect are
इफेक्ट ऑफ रेडिएशन आर रिलेटेड टू नॉन स्टैटिक इफेक्ट जो होता है वो रेडिएशन में किस संदर्भ में रिलेटिव इसका रिलेशन है। तो आपको आंसर आपको याद रखना है, इसमें बेसिक क्वेश्चन है, इसका जवाब अगर दे पाइएगा तो दीजिए और नहीं तो मैं बता रहा हूँ। डोज ऑफ द पेशेंट पहला हो गया, डोज ऑफ द पेशेंट। ऑप्शन बी आप याद रखिएगा, हेमेटोलॉजिकल इफेक्ट। इफेक्ट तीसरा जो हो गया ऑप्शन प्रीडोमिनेंटली जीआईटी सिम्टम। सिम्टम्स डी हो गया ऑल। चलिए देखिए, नॉन स्टैटिक इफेक्ट रेडिएशन आर रिलेटेड टू। नॉन स्टैटिक इफेक्ट पहले तो आप लोग ये हमको कमेंट करके बताइएगा कि नॉन स्टैटिक इफेक्ट क्या होता है। जो अगर जानते होंगे वो बताइएगा, तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ वो समझ पा रहे हैं। तो इसके बारे में देखिए क्या है कि नॉन स्टैटिक इफेक्ट ऑफ रेडिएशन किससे रिलेटेड है। पहला चीज है कि ये आपका डोज ऑफ द पेशेंट को जो डोज हम देते हैं केवीए में दे रहे हैं उससे तो रिलेटेड है। हेमेटोलॉजिकल इफेक्ट मतलब जो हेमेटोलॉजिकल इफेक्ट है हमारा शरीर में, हेमेटोलॉजिकल मतलब ऊतक से टिश्यू से रिलेटेड जो है उससे तो इफेक्ट उससे रिलेटेड है। प्रीडोमिनेंट जीआईटी सिम्टम, जीआईटी सिम्टम जीआई मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो सिम्टम है उससे है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज होता है, क्योंकि ये तीनों से रिलेटेड है। आप एक बार ये हमको नॉन स्टैटिक इफेक्ट के बारे में कमेंट करके बताइएगा कि क्या है, आप जानते हैं तो अगर जानते हैं तो इसके बारे में कुछ 2 लाइन लिखिएगा। चलिए मैं इसको हटाता हूँ, नेक्स्ट बता रहा हूँ क्वेश्चन। चलिए मैं इसको अब क्लीन कर रहा हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए चलिए जल्दी जल्दी थोड़ा हाथ चलाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए। ड्यू टू डिस्कवरी क्वेश्चन जो है कि हमारा जो सर विलियम कनार्ड रोंटिगन जो एक्सरे का खोज किए थे, उनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो कब रिसीव किए थे। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, इसके डाटा आप याद कर लीजिएगा कब वो रिसीव किए थे। मैं क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूँ। ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ एक्सरे रोंटिगन received the Nobel Prize, नोबेल प्राइज। चलिए आंसर कोई अगर किसी को पता होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ऐसे मैं लिखवा दे रहा हूं, याद कर लीजिएगा आप लोग। पहला हो गया 1901, बी हो गया 1908, सी हो गया 1912, डी हो गया 1914। चलिए इनका मतलब क्या है कि हमारा जो विलियम कनार्ड रोंटिगन सर थे जो एक्सरे का खोज किए थे, तो इसके लिए एक्सरे का खोज के लिए इनको क्या है नोबेल प्राइज मिला है। तो ये रिसीव कब किए नोबेल प्राइज, मतलब ग्रहण कब किए। तो ये आपको आंसर अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो इसका ऑप्शन है 1901। ये डायरेक्ट डाटा याद कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, डाटा याद कर लीजिएगा। मतलब कब इनको, जैसे मैडम क्यूरी थे, रेडियो एक्टिविटी के हेनरी बैकरल है, उसी टाइप से एक्सरे का खोज किए थे हमारा विलियम कनार्ड रोंटिगन सर,
इनको नोबेल प्राइज मिला था, तो कब मिला उसके बारे में डायरेक्ट आपको डाटा याद कर लेना है, कुछ नहीं करना है। चलिए इसको आप क्लीन करते हैं, मैं अगला क्वेश्चन आपको बताऊंगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन रेडियो फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको बताइए क्वेश्चन है। चलिए कैमा हो गया, पांचवा हो गया, चौथा हो गया, जो भी है क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग अपने नंबरिंग कर लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। एमंग द फॉलोइंग among the following which of the intensifying screen, which of the intensifying screen, intensifying screen, ठीक है, इंटेंसिव, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, फॉस्फर मटेरियल, फॉस्फर जो चमक देता है, फॉस्फर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन में जो फॉस्फर मटेरियल है जो चमक चमक देता है इमेज को, विल हैव हाई पैटर्न डोज, हाई पेसेंट डोज। क्वेश्चन समझिए, among the following which of the intensifying as a phosphor metal will have high percent dose, मतलब क्या बोल सकते हैं क्वेश्चन को, जो इंटेंसिफाइंग एस्पिरिन है क्या वो हाई पेटेंट डोज पे डिपेंड करता है? क्वेश्चन थोड़ा सा समझने का चीज है। पहला ऑप्शन आपको मैं पहले ऑप्शन से समझ में आएगा, कैल्शियम टंगस्टेट, चलिए बी ऑप्शन आप लिख लीजिए, गैडोलिनियम, गैडोलिनियम, सी हो गया लेंथेनम, लेंथेनम, और डी हो गया आपका इयट्रियम। चलिए अब ये समझिए, आप पहले क्वेश्चन जो है उसको समझिए, among the following which of the intensifying acid phosphor material will have high percent dose, मतलब हाई परसेंट डोज को भूल जाइए, ये कुछ नहीं है, ये मतलब क्वेश्चन इसलिए दिया हुआ है कि भुलाने के लिए दिया है। ये सीधा सीधी पूछ रहा है कि जो हमारा इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होता है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन कैसा होता है, जो एक सरे कैसेट है, मान लीजिए कैसेट है, कैसेट जो ये होता है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, एक कैसेट है, इसका दोनों साइड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होता है। आप अगर डार्क रूम का कैसेट देखिएगा, जो डार्क रूम होता था उसमें दोनों साइड व्हाइट कलर का इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होता था। एक इसका बना होता है, तो कैल्शियम टंगस्टेट का बना होता है। क्या काम होता है इसका, ये इमेज को, जो हमारा इमेज होता है, जैसे हम अगर एक्सरे किए हैं, एक्सरे का इसमें इंटेंसिफाई, अभी जो फिलहाल का हमारा स्क्रीन आ रहा है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, जो भी फिलहाल में हम लोग का जो एक्सरे में आ रहा है डिजिटल वाला, तो किसका होता है, उसमें फॉस्फर का लेप होता है, फॉस्फर का लेप। वो क्या होता है, जैसे एक्सपोज पड़ता है तो हमारा जो एक्सरे का बीम जाता है वो फॉस्फर में जाके क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब करता है, तो स्क्रीन में ही एब्जॉर्ब होता है। तो उसी के लिए अब कैल्शियम टंगस्टेट जो बोल रहा है, ये आपका डार्क रूम के टाइम में जो एक्सरे कैसेट होता था उसमें यूज होता था, तो किसका, कैल्शियम टंगस्टेट का बना होता है, कैल्शियम टंगस्टेट। तो ये आपका पहला ऑप्शन है, वही सही हो जाएगा। अब चलिए दूसरा ऑप्शन जो गैडोलिनियम दे रहा है, तो आपको मैं इसमें बता रहा हूँ कि गैडोलिनियम कहाँ होता है, रेडियोलॉजी में गैडोलिनियम का यूज कहाँ होता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि गैडोलिनियम का यूज एमआरआई का कंट्रास्ट में यूज होता है।
एमआरआई में जो कंट्रास्ट देते हैं उसमें हम गैडोलिनियम का यूज करते हैं। ये एमआरआई में कंट्रास्ट स्कैन होता है, उस कंट्रास्ट किस में दिया जाता है? T1। T1 एक सीक्वेंस होता है एमआरआई में जिसमें हम कंट्रास्ट देते हैं, क्योंकि T1 में कंट्रास्ट, T1 का कलर हाइपो होता है जिसमें कंट्रास्ट अच्छा से उसका इन्हांसमेंट दिखता है। हाइपो मतलब ब्लैक, मतलब T2 में क्या होता है, सारा उसका व्हाइट दिखता है एमआरआई में। तो गैडोलिनियम से सीधा याद रखना है कि एमआरआई में जो कंट्रास्ट यूज होता है उसका गैडोलिनियम का बना होता है, गैडोलिनियम का। अब लैंथेनम हो गया। लैंथेनम एक क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट है, एलिमेंट है लैंथेनम का। आप याद रखिएगा, बहुत नहीं, इसे याद क्या करना है, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 होता है, 57। आप याद रखिएगा, लैंथेनाइड ग्रुप और एक्टिनाइड ग्रुप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो लैंथेनम का 57 होता है। यट्रियम का देख लीजिएगा, यट्रियम का क्या है एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो यट्रियम आप देख लीजिएगा यट्रियम क्या है। तो अगर लैंथेनम यट्रियम है तो यट्रियम का डायरेक्ट एटॉमिक नंबर पूछेगा, बहुत ज्यादा पूछता नहीं है। मेन गैडोलिनियम इसमें काम का चीज है जो एमआरआई में यूज होता है, कंट्रास्ट के रूप में एमआरआई का यूज होता है। और कैल्शियम टंगस्टेट इसका आंसर ही है, क्योंकि हमारा जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन होता है एक्सरे कैसेट में बना होता है वो कैल्शियम टंगस्टेट का बना होता है। तो आप समझ गए होंगे, पूरी तरह से क्लियर हो गया। यट्रियम का एक बार देख लीजिएगा, यट्रियम का गूगल में देख लीजिएगा क्या होता है एटॉमिक नंबर, मुझे एक रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। चलिए ठीक है, मैं इसको अब क्लीन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। जो जानते हैं वो तो आसानी से बना लेंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनको जानना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस, इसमें कौन ऐसा डिवाइसेज है जो पेशेंट डोज को कम करने में हेल्प नहीं करता है? ठीक है, मैं लिख रहा हूं, डज नॉट हेल्प, डज नॉट हेल्प टू रिडक्शन ऑफ द पेशेंट डोज। कोई परेशानी नहीं है समझने में, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? देखिए क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइसेस, मतलब इसमें से अभी जो ऑप्शन में देने वाला हूं उसमें कौन ऐसा यंत्र है, डिवाइसेस है, जो हमारा जो पेशेंट का केबीएमएस का डोज है उसको कम करने में मदद नहीं करता है, रिडक्शन ऑफ केबीएमएस का डोज में इसमें मदद नहीं करता है, मतलब डज नॉट हेल्प द रिडक्शन ऑफ पेशेंट डोज। क्या हो गया, केबीएमएस को कम करना है, एफओबी को कम करना है, तो उसमें कौन ऐसा इसमें यह डिवाइस है जो हमारा हेल्प नहीं करता है, मतलब उसमें इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। चलिए आंसर आपको बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। चलिए पहला हो गया ग्रिड, बी हो गया गोनाड शील्ड, गोनाड शील्ड, सी हो गया रिडक्शन थिकनेस ऑफ पार्ट, थिकनेस ऑफ पार्ट, गिर गया, डी ऑप्शन जो है रिडक्शन थिकनेस ऑफ पार्ट, डी हो गया कोलीमीटर। चलिए अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहला चीज देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज हेल्प टू द रिडक्शन ऑफ द पेशेंट, मतलब डज नॉट हेल्प, मतलब पेशेंट का जो हमारा डोज होता है केबीएमएस जो सेटिंग होता है उसमें आपका हेल्प नहीं करता है। ये कौन सा ये है, इसमें आपको बताना है। पहला तो ग्रिड हो गया, बी हो गया गोनाड शील्ड। तो ग्रिड का क्या काम होता है, ग्रिड का फंक्शन क्या होता है, पहला ग्रिड का फंक्शन क्या होता है, कोई आप लोग
वो पता होगा तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ ग्रिड का फंक्शन क्या होता है, इम्प्रूव द इमेज क्वालिटी, इम्प्रूव द इमेज क्वालिटी। मतलब क्या होता है, कंट्रास्ट जो हमारा एक्सरे का कंट्रास्ट होता है, मतलब क्वालिटी, एक्सरे की क्वालिटी, कंट्रास्ट, कंट्रास्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कंट्रास्ट, कंट्रास्ट क्या है, जैसे दीवार का कलर और बोर्ड का कलर, जैसे ये देखिए इसका जो ईड है किनारे, इसका कलर और ये ब्लैक बोर्ड का कलर, व्हाइट बोर्ड का कलर, दोनों में अंतर है ना, व्हाइट है और ये हमारा स्किन का कलर और नाखून का कलर, तो ये दोनों का बीच का मैचिंग जो होता है इसको कंट्रास्ट बोलते हैं, कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मतलब मैचिंग। तो इम्प्रूव द इमेज क्वालिटी ग्रिड है, ग्रिड कभी हेल्प नहीं करता है, आंसर इसका ग्रिड ही रहेगा, क्योंकि ये कभी पेशेंट डोज को रिडक्शन में हेल्प नहीं करता है। दूसरा है गोनाड सिल, गोनाड सिल क्या है कि गोनाड सिल रिडक्शन में हेल्प करेगा, गोनाड सिल रहेगा तो हमारा एक्सरे का जो रेडिएशन उसका प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा, तो उसमें भी डोज को कम करेगा, तो गोनाड सिल तो पहला ऑप्शन है, तो हेल्प करता है। दूसरा अगर रिडक्शन थिकनेस ऑफ पाथ, तो थिकनेस ऑफ पाथ को रिड्यूस करेंगे, जैसे एफओबी को कम करेंगे तो भी कम करेगा। कोलीमीटर, मेन कोलीमीटर, अब कोलीमीटर आप लोग को समझना है, कोलीमीटर का मेन वर्क क्या है, स्प्रेड द बीम, जो एक्सरे बीम होता है जो एपर्चर डायफ्राम से जाता है, एपर्चर डायफ्राम का होता है एक्सरे, जो हमारा एक्सरे मशीन होता है, जो डायफ्राम जो खोलते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए एक्सरे मशीन है तो उसका एक्सरे मशीन से यहाँ पे स्विच रहता है, इससे खोलते हैं तो एपर्चर डायफ्राम खुलता है, बंद होता है, तो यहाँ से कोलीमीटर लगा होता है, तो कोलीमीटर का काम होता है क्या होता है कि एक्सरे बीम को स्प्रेड करना, मतलब कम बेसी करना, बीम कितना देना है, ये आपका भी रिडक्शन, जब क्या बोलते हैं रिडक्शन, पेशेंट डोज को कम करने में कोलीमीटर का बहुत बड़ा रोल है, कि मान लीजिए बीम कम रखेगा तो कम पड़ेगा रेडिएशन, ज्यादा रखेगा बीम अगर ज्यादा रहेगा स्प्रेड करेगा कोलीमीटर, तो कोलीमीटर का मेन फंक्शन याद रखिएगा कि स्प्रेड द बीम, जो हमारा एक्सरे बीम होता है उसको कम करने का काम करता है बीम, बीम का मतलब क्या होता है, कम बेसी करने का जो ये होता है वो कोलीमीटर का काम है, बीम को स्प्रेड करना, मतलब जैसे मान लीजिए बीम है, ऐसे बीम निकल रहा है, सपोज कीजिए एक कोलीमीटर, बीम कितना इतना जाएगा इतना जाएगा, तो कोलीमीटर पे पूरी तरह से डिपेंड है कि कितना बीम रहा है, एक पूरी तरह से कोलीमीटर, देखिए कोलीमीटर का मतलब बीम को स्प्रेड, कितना मात्रा में बीम रहेगा उससे, मतलब बीम कोलिमेशन का काम होता है, मेनली इसका फंक्शन होता है कोलिमेशन, बीम को कोलिमेशन का काम मतलब स्प्रेड करना, स्प्रेड द बीम। और रिडक्शन थिकनेस, ये आपका बी सी डी जो तीनों ऑप्शन है ये नहीं होगा इसमें, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सब क्या होता है, रिडक्शन ऑफ द पेशेंट डोज, पेशेंट डोज को रिड्यूस करने का तीनों काम करता है, तो कौन नहीं करता है, आंसर फ्यूचर क्या पूछा है कि इसमें रिडक्शन का काम कौन नहीं करता है, तो ग्रिड, ग्रिड का काम करता है कि पेशेंट का डोज को रिडक्स नहीं करता है, ये क्या करता है कि जो हमारा एक्सपोज हुआ उससे हमारा एक्सपोज को एब्जॉर्ब करता है और इंप्रूव इमेज क्वालिटी, इमेज क्वालिटी जो एक्सरे का होता है उसको इंप्रूव करने का काम करता है। तो आपका आंसर ही हो गया, इसको आप टिक करिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप याद कीजिए, अब इसको मैं क्लीन करूंगा। चलिए ये मैं क्लीन कर रहा हूं। चलिए एक दो क्वेश्चन और बताऊंगा उसके बाद फिर अब नेक्स्ट है, आज इतना ही, बहुत दिन हो गया था इसलिए बताया नहीं था, इसलिए मैं आप लोग कुछ कुछ बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखिए, चलिए क्वेश्चन बहुत इजी है, पता होगा वो ठीक है, नहीं पता होगा तो लिखिए। टीएलडी बैच होता है, जो टीएलडी, टीएलडी जो होता है थर्मोलुमिनेंस डोजीमीटर, थर्मोलुमिनेंस डोजीमीटर, टीएलडी, इसको टीएलडी बोलते हैं। टीएलडी हम लगाते हैं, टीएलडी को कहाँ लगाते हैं, तो लेड एप्रन के ऊपर लगाते हैं कि हम कॉलर के ऊपर, क्या बोलते हैं, लेड एप्रन के नीचे लगाते हैं कि ऊपर लगाते हैं, क्वेश्चन आता है खासकर रेलवे वगैरह में, तो टीएलडी बेंच को हम कहाँ लगाते हैं, लेड एप्रन के नीचे। लेड एप्रन अगर पहने हैं तो उसको ऊपर नहीं, लेड एप्रन के नीचे हम शर्ट के ऊपर लगा लेंगे, उसके बाद लेड एप्रन पहनेंगे, क्योंकि लेड एप्रन के ऊपर लगाएंगे तो रेडिएशन तो सारा टीएलडी में ही पड़ेगा, तो हम लेड एप्रन का नीचे लगाते हैं, पहला चीज। एक क्वेश्चन ऐसे ही मैं बता रहा था। अब ये टीएलडी जो होता है, टीएलडी थर्मोलुमिनेंस डोजीमीटर,
यूटिलाइज द फ्लोइंग क्रिस्टल, यूटिलाइज द फ्लोइंग क्रिस्टल। चलिए क्रिस्टल, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि टीएलडी बैच होता है फ्लोइंग क्रिस्टल में कौन क्रिस्टल का बना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में दे रहा हूं, उससे आप पकड़िए, और नहीं अगर है तो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। पहला होगा सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ऑप्शन बी हो गया सोडियम सल्फाइड। ऑप्शन सी हो गया लिथियम फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड। ऑप्शन डी हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। चलिए टीएलडी बैच यूटिलाइज फ्लोइंग क्रिस्टल, इसमें किसका बना होता है, किस क्रिस्टल से बना होता है, तो ये इसका आंसर जो है एकदम सब याद कर लेना है, एक कुछ भी छोड़ना नहीं है। लिथियम फ्लोराइड का बना होता है, ठीक है। क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड हमारा एक्सरे में होता है, एक्सरे फिल्म में होता है, एजीबीआर उसको बोलते हैं। तो लिथियम फ्लोराइड LiF, LiF, एजीबीआर, सिल्वर ब्रोमाइड, ये हमारा एक्सरे फिल्म में होता है, एक्सरे फिल्म में, ठीक है। तो आप ये याद कर लेना, ये सब छूटना नहीं चाहिए, ये सब क्वेश्चन पूरी तरह से याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं और बता रहा हूँ, इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए, मैं इसको ये करूंगा, क्लीन करूंगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द सेफेस्ट, सेफ मतलब सुरक्षित, हिंदी इसका क्या होगा, सुरक्षित। सेफेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रेगनेंटी में, इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन, वोमेन। चलिए मतलब इसमें से कौन ऐसा इन्वेस्टिगेशन होता है जो सेफ है, गर्भवती महिला, जो माँ बनने वाली महिला है, गर्भवती है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उनके लिए सबसे सेफ क्या होता है। क्या एक्सरे करना सेफ है, सीटी करना सेफ है, कि अल्ट्रासाउंड करना सेफ है, कि एमआरआई करना सेफ है। मतलब ये आपका ए ऑप्शन हो गया एक्सरे, बी ऑप्शन हो गया सीटी, सी ऑप्शन हो गया यूएसजी अल्ट्रासाउंड, और डी हो गया एमआरआई। आप लोग सोचिए, थोड़ा देर टाइम लगाइए, दिमाग लगाइए। इसको मैं एमआरआई अगर हटा दे रहा हूं तो पेट सीटी यहां कर दे रहा हूं। अब बताइए, क्योंकि एमआरआई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता, क्योंकि एमआरआई में भी रेडिएशन नहीं है, तो एमआरआई तो सेफ हो सकता है, लेकिन इसमें आपको बताना है पेट सीटी। पेट सीटी का पूरा नाम क्या है, किसी को अगर मालूम है तो बता सकते, कमेंट करके लिखेंगे पेट सीटी का पूरा नाम। मैं ऐसे बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि पेट सीटी का पूरा नाम क्या होता है, जिसको अगर अगर वो देख रहे हैं तो आप मतलब इसको आप कीजिएगा। तो इसका में क्या होता है, विच ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो हमारा मेडिकल फील्ड में सबसे सेफ इन्वेस्टिगेशन अगर प्रेग्नेंट महिला के लिए हो, करना हो, तो वो अल्ट्रासाउंड है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड में लेवल 1 स्कैन, लेवल 2 एनोमली स्कैन, क्योंकि बच्चों का पूरा ग्रोथ देखना है, तो अल्ट्रासाउंड इज सेफेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेडियोलॉजी, सबसे सेफ मतलब सुरक्षित माना जाता है। पीसीपीएनडीटी एक्ट के आधार पर, जो 1962 में पीसीपीएनडीटी एक्ट है, उसके आधार पर अल्ट्रासाउंड इज सेफेस्ट इन्वेस्टिगेशन। तो चलिए इसका ऑप्शन सही आंसर सी हो गया। आप लोग ये कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटाइए। चलिए एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। विच ऑफ द लॉन्ग एक्सपोजर, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। किसी मरीज को अगर लंबे समय से अगर रेडिएशन लग रहा है तो उसमें क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। विच ऑफ द लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ विच ऑफ द लॉन्ग टर्म सोमैटिक इफेक्ट लॉन्ग टर्म, लंबे समय से अगर रेडिएशन इनको लग रहा है सोमैटिक, क्या क्या इनका लक्षण हो सकते हैं किसी पेशेंट को। विच ऑफ द लॉन्ग टर्म सोमैटिक लॉन्ग एक्सपोजर। चलिए मैं समझा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन क्या है कि किसी पेशेंट को जो अगर रेडिएशन वर्कर है लंबे समय से एक्सरे कर रहे हैं, उनको एक्सरे लग रहा है, लॉन्ग टाइम एक्सपोजर लग रहा है, मान के चलिए लंबे समय से उनको एक्सपोजर लग रहा है, तो क्या क्या उनके बॉडी में सोमैटिक इफेक्ट हो सकते हैं, जिसका सिम्टम क्या क्या हो सकता है लंबे समय के बाद। तो चलिए आपको मैं बता रहा हूँ। ए आपका आंसर लिखिए। ए में क्या हो गया, ए में हो गया नोजिया वोमिटिंग। बी हो गया हेडक। सी हो गया कार्सिनोजेंस, कैंसर का चांस मतलब। और डी हो गया ल्यूकेमिया, ब्लड का कमी। आपको बताना है। तो अगर कोई सोमैटिक इफेक्ट लॉन्ग टाइम से एक्सपोजर लग रहा है तो उसमें सबसे पहले नोजिया और वोमिटिंग का सिम्टम आ सकता है। ये बेसिक चीजें ये आप लोग याद रख लीजिए। चलिए हो गया। अब चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं देखूंगा। अब आप लोग को आज मुझे मन किया इसलिए कुछ मैं आपको बता दिया। अब कल नेक्स्ट वीडियो में चलिए आप लोग लिख लिए होंगे। एक मैं क्वेश्चन लास्ट में आपको दे रहा हूँ, जिसका आप बताइएगा, जो वीडियो देख लेंगे उसका इसका जवाब देंगे। कार्पल बोन, कार्पल बोन, कार्पल टनल का एक्सरे जो होता है, कार्पल टनल, इन एक्सरे में हम क्या देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, इसका आंसर आप हमको कमेंट करके बताइएगा। सबसे लास्ट का है कार्पल ट्यूनल, जो हमारा होता है रिस्ट के लिए होता है। रिस्ट के लिए ऐसे करके एक्सरे होता है, ऐसे करके। तो रिस्ट में हम क्या क्या देखते हैं, कौन कौन हड्डी को हम इसमें ये करते हैं, तो इसके बारे में आप लोग हमको
बताइएगा, ठीक है। कार्पल टनल, चलिए ठीक है। अपने